Hello student, good evening to all. Now start your chemistry. और कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था? 17. ओके ना? ओके, तो आगे और कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं उसके बाद आपको। चलो प्रैक्टिस कराए या आगे पढ़ाऊं? चलो आगे टीच करता हूं मैं। आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो एज ए रिवीजन में करवा रहा हूं, तो एक दो क्वेश्चन का आप आंसर करोगे कि एटम्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर क्या क्या करते हैं। आइसोलेशन रीजन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके नो प्रॉब्लम। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जितने डाउट होगा वो डाउट हम ले लेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर करते हैं, ओके ना? तीनों करेंगे। तो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन element lose their electron, gain their electron and share their electron. To complete their octet, elements lose their electron, gain their electron, share their electron. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स विल बी फॉर्म केटायन और एनायन। क्वेश्चन सुनना, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स बिकम केटायन और एनायन। आंसर इज केटायन। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन element become cation, और यही में बोल दो, आफ्टर gaining electron of an element become anion and gain, शेयरिंग में कुछ नहीं होता है, शेयरिंग में ऐसे होता है, gaining of electron become anion. Okay. To complete their octet, why elements lose their electron? Why the elements lose their electrons? Why the elements lose their electron? Okay, हस्तिक आंसर है टू अटेन स्टेबिलिटी और नो टू बिकम स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज होते हैं या क्यों गेन होते हैं, तो उसका आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी एलिमेंट लूज और गेन और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर क्यों होते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम केटायन और गेन आफ्टर गेनिंग the of electron become anion. Okay, next point,
इलेक्ट्रॉन which force of attraction will applied on electron and proton या nucleus, which force of attraction will applied on electron and nucleus, which force of attraction, which force of electrostatic force of attraction, हस्ती का आंसर है. ओके नाइस. electrostatic force of attraction will applied on प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एक में प्लस चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है. इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन देन इट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल और इनर सेल. It lose their electron from valence cell or inner cell, valence cell या outer cell. तो एटम हस्ती और आरिज, श्रेयस, जितेश, कुणाल, तो एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन from outer cell या valence cell. Atom lose their electron from outer cell और valence cell. क्या वो लूज करते हैं या हम लूज करवाते हैं? वो अपने आप लूज करते हैं या हम लूज करवाते हैं? दे लूज. क्या उनको लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है? एनर्जी विल रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एग्जाम्पल सोडियम 281 ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्शन में है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें लूज करवाना है, तो लूज अपने आप नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन है. हमें इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम एनर्जी देंगे. एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में. तो यहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकालना. हमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, हम करवाते हैं. जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये सोडियम प्लस बन जाएगा, इट बिकम केटायन. आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट बिकम केटायन and their octet will complete. तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमने एनर्जी दिया, तो हाउ मच एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर cell electron is known as ionization enthalpy. अब इसमें 2-3 चीजें ऐड करूंगा. पहले इतना जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना समझ में आया नहीं आया, इसको एक बार नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो. फिर मैं इसमें 1-2 पॉइंट अभी और ऐड कर रहा हूं.
आप इतना करो, डन करो। तो स्टेट चेंज करते समय सॉलिड से लिक्विड में जाने में जो हम हीट देंगे, दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। इफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, then heat is known as heat of vaporization. And if solid is directly converted into vapor, like naphthalene ball and kampur, if solid is directly converted into vapor, that heat is known as heat of sublimation. Heat of sublimation. Okay? तो 3 चीजें यहां मैं आपको सिखाया। ये क्यों सिखाया तो उसका लॉजिक सुनो आप, क्यों सिखाया ये लिख लिए। डन, यस और नो? ओके, अब ये मैं यहां क्यों सिखाया, तो इसलिए सिखाया क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक डिफिनेशन में एक वर्ड छिपा रहता है, हिडन होता है। हिडन नहीं दिखता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम है। अब सोडियम एक्चुअल में सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं वो सॉलिड स्टेट से नहीं निकालते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट सोडियम इनटू वेपर, गैस। तो यहां पर हम हीट देते हैं, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो जब हम एक सोडियम को पहले गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, अब यहां से तब जाके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज कराते हैं, यानी यहां पर आयनेशन एंथैल्पी, यहां एनर्जी देके कराते हैं। प्रॉब्लम यह है कि गैसियस फेज से ही क्यों, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। लिक्विड स्टेट में भी मुश्किल है, क्योंकि यहां एटम्स बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं। गैस में आने के बाद थोड़ा एटम दूर दूर चले जाते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम उसको सॉलिड से कहां लेके आते हैं, गैसियस स्टेट में, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज एटम, बराबर है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आउटर सेल या वैलेंस सेल, remove an electron from outer cell or valence cell in gaseous phase atom। ये मत सोचने लग जाना केवल गैसियस एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, इनके लिए बोल रहा हूं, नहीं। अगर सॉलिड में भी है तो उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि गैसियस एटम के मतलब ये हो गया कि केवल गैस के बारे में, गैसियस फेज से निकाला जाता है। गैसियस एटम का मतलब ये मत सोच लेना कि ऑक्सीजन है उससे निकाला गया। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज एटम। और एक चीज इसमें मैं और इंक्लूड करूंगा, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। अब इसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा। ये 1 मोल गैसियस एटम लिखा रहता है, 1 मोल, तो इसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन्स निकालना हुआ तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया, तो एनर्जी दिया तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, क्या होगा? और ने बोला एक्सोथर्मिक, और ने बोला एक्सोथर्मिक।
सुहा लतीफ एंड एक्सोथर्मिक, महाथी एक्सोथर्मिक, हस्ती एक्सोथर्मिक, श्रुति एक्सोथर्मिक। ओके, क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो मैं बता दूं कि अर्णव ने एंडो भेजा है, सुहा ने एंडो भेजा है, और मैं जानबूझ के बोल रहा था कि आप आंसर क्या कर रहे हो, तो उनका दोनों का आंसर सही है, बाकी क्या गलत है। तो यहां एनर्जी देते हैं, जब एनर्जी किसी सिस्टम को दिया जाता है तो हम एंडो बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हीट हमने दिया है ना, जब रिलीज होता है तब एक्सो होता है, हम हीट दे रहे हैं। ओके, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज समझा दे रहा हूं, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या हो रहा है। तो हमारा डिफिनेशन मीनिंग समझ में आ गया आयनेशन एनर्जी का, सॉरी आयनेशन एंथैल्पी का। अब इसको थोड़ा सा हम कैसे यूज करते हैं वो ध्यान दो। हमें फॉर्मेशन ऑफ NaCl आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम है, सोडियम किस फेज में होता है? सॉलिड में। सॉलिड से सोडियम को क्या बनाया जाता है? गैस। कौन सा एनर्जी देते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन से लूज कराते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हम क्या बन जाएगा? ये Na+ गैसियस फेज। इसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी। अब ये एक कंटेनर में ऐसा हो रहा है और उसी कंटेनर में Cl है। Cl तो ऑलरेडी गैसियस फेज में होता है, तो चलो मैं यहां पर Cl2 नहीं लेता हूं, Cl ही लेता हूं। अब यहां पर Cl जो है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अब क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। जब ये गेन करेगा, ठीक है, तो यहां पर गैसियस स्टेट है, क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में ही होता है, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लूज इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। गेन करने के दौरान इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या बन जाएगा? Cl-। जब गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान दो आगे, आगे मैं क्या बोलने वाला हूं। अब ये जब ये स्टेबल हो गया तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं? अब ये स्टेबल नहीं है, तो यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे कि दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, लेकिन चार्ज के वजह से ये परेशान है, ये नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज आ जाए। चार्ज एक बोझ की तरह होता है, उस चार्ज को हटाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि चार्ज हमारे ऊपर रहे। तो यहां लिखेंगे Na+ इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट है, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज की वजह से परेशान है। और Cl- इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू
octet but unstable according to charge. ये भी परेशान, ये भी परेशान। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट था तो परेशान क्यों? चार्ज की वजह से। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट था, जब ये स्टेबल थे, तो रिएक्शन क्यों नहीं होना चाहिए था रिएक्शन? लेकिन रिएक्शन होगा क्योंकि ये परेशान है। तो ये दोनों बोलेंगे आओ मेरे ऊपर, हमें चाहिए निगेटिव, और ये बोलेगा मेरे को चाहिए पॉजिटिव। दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलके अपना चार्ज कैंसिल कर देंगे और NaCl ये गैसियस फेज और ये गैसियस फेज और NaCl सॉलिड फेज में बन जाता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये चार्ज भी कैंसिल हो गया। अब इनकी परेशानी दोनों के अकॉर्डिंग दूर हो गए। अब NaCl में Na जो है वो चार्ज के अकॉर्डिंग भी स्टेबल हो गया और ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी स्टेबल हो गया। यानी यहां पर जाके NaCl में सोडियम सांस लिया कि अब मैं स्टेबल हो गया हूं। अभी तक स्टेबल नहीं था वो, यहां तक स्टेबल ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हो गया था लेकिन चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं था। क्लोरीन भागते भागते आया, Cl माइनस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बोला कि ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हमने स्टेबल हो गए, लेकिन फिर बोला कि मेरे ऊपर चार्ज हो गया, चार्ज की वजह से परेशान हो गया। तो स्टेबिलिटी दो टाइप से देखा जाता है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग और चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है लेकिन चार्ज वाइज अनस्टेबल है। दोनों मिल गए, स्टेबिलिटी आ गया। इसीलिए NaCl में सोडियम और क्लोरीन दोनों तरह से स्टेबल हो जाते हैं, चार्ज के अकॉर्डिंग भी और ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी। तो इसीलिए NaCl स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन आके यहां पर समाप्त हो जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आयनेशन एंथैल्पी। तो मीनिंग समझ में आ गया आयनेशन एंथैल्पी का। अगले चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स की एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हें क्या समझा रहे थे? आयनेशन एंथैल्पी का मीनिंग कैसे यूज होता है। आयनेशन एंथैल्पी क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ? हैव यू एनी डाउट कि ये परेशान, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट था तो रिएक्शन करने क्यों गया था ये? जब तुम बोल रहे थे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, स्टेबल हो जाता है, तो फिर रिएक्शन क्यों करने गया ये? क्योंकि चार्ज के वजह से परेशान है, चार्ज नहीं चाहिए इसको। तो बोला दोनों मिल गए, चार्ज कैंसिल हो गया दोनों को मिलते ही, क्योंकि प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, दोनों जुड़ गया, दोनों एटम आके चिपक गए। से चिपकने में दोनों में एक बॉन्ड बना जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, बाद में हम नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड। और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों ये दोनों किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके,